तो मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर एक ट्रायंगल को 30 60 90 45 45 90 15 75 90 है ना, इनको बहुत बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, कल मैंने आपको 3 मेंस के मतलब अच्छे जो है डायग्राम समझाए थे, आज हम उन पर भी सवाल करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, और ये हमारी आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है, और इस टाइप के मैं आपको 10-15 सवाल करवाऊंगा। इस टाइप के मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है ना, हर सवाल की लैंग्वेज अलग होगी, लिखने का बोलने का तरीका अलग होगा, लेकिन डायग्राम सेम बनेगा, कैलकुलेशन का प्रोसीजर सेम रहेगा हमारा। जी मेरे दोस्त, बोला जब लाइट हाउस के टॉप से समुद्र तल पे सी लेवल से 120√3 मीटर ऊपर देखा जाता है, तो इसकी ओर आ रहे जहाज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इस अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। देखिए ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश में पढ़े मेरे दोस्तों। ये लाइट हाउस है, होता है ना समुद्र के किनारे जो है एक ऐसे लाइट हाउस बना देते हैं इसमें बल्ब जलता रहता है, एक बल्ब। तो मेरे दोस्तों एक लाइट हाउस है ये, है ना, इसमें आप एक आदमी खड़ा रहता है बंदूक लेकर, ये बल्ब जल रहा है। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, जब हम लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व करते हैं 120√3 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 120√3 मीटर ऊपर से, यानी कि जो लाइट हाउस है भाई ये तो हो गया मेरे दोस्तों आपका समुद्र, सी लेवल हो गया, सी लेवल। तो लाइट हाउस जो है सी लेवल से कितनी हाइट पर है, 120√3 मीटर की हाइट पर है। तो ये आपका लाइट हाउस है जो 120√3 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट चेंजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब एक जहाज है जिस लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जैसे जहाज यहां पर है पॉइंट ए पर, तो जब हम लाइट हाउस से इस जहाज को देखते हैं, तो लाइट हाउस से जब हम जहाज को देखते हैं तो ये डिप्रेशन एंगल जो बनता है ये 30 डिग्री का बोला है कि ये डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का है। बच्चों ये डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो जहाज है लाइट हाउस की ओर आ रहा है, तो लाइट हाउस की ओर आ रहा है तो लाइट हाउस के नजदीक आएगा। सपोज अब ये जहाज यहां आ गया, अब हम लाइट हाउस से देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री का हो गया, डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये होगा डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री का ही आएगा। डिप्रेशन एंगल ऊपर बनता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए नीचे वाला कोण आपको लेना पड़ता है, मैं आपको समझा चुका हूं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो यानी कि हवाई जहाज का जो डिप्रेशन एंगल, सॉरी समुद्र के जहाज का, पानी का जहाज है ना, तो उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया ये इस टाइम पीरियड के दौरान, है ना। तो आपसे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में जहाज ने कितनी दूरी तय करी, तो जहाज ए से बी पर आ गया, ये दूरी आपको निकालनी है, ये दूरी आपको निकालनी है। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा सवाल आए इस वाली दूरी को 1 यूनिट मान लो, कि माना ये दूरी 1 यूनिट है, मैंने ये समझाया आपको। अब आप देखो ये कितने डिग्री का कोण है, 30 का। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 60 डिग्री के सामने होगा √3 यूनिट, √3 यूनिट। अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को, पूरे बड़े समकोण त्रिभुज को, अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो पूरा कोण 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, 60 डिग्री के सामने आएगा √3 का √3 टाइम्स 3 यूनिट, पूरी लेंथ 3 यूनिट आ गई। ये 3 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो कितना बचा, 2 यूनिट बचा। आप बताओ अगर √3 यूनिट की वैल्यू 120√3 मीटर है, कितने गुना, 120 गुना। अगर √3 की वैल्यू 120√3 मीटर 120 गुना, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 120 गुना होगी। 2 का 120 गुना कितना होता है, 2 यूनिट का 120 गुना कितना होता है, 240 मीटर। यानी कि हवाई जहाज ने इस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन में 240 मीटर की दूरी तय करी है। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 240। एकदम आसान सवाल, ठीक है। बस जो है आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद इजीली हो जाएगा, आगे चलेंगे। देखो यस बेटा, ये जो लैंग्वेज है बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोक के भाव में इस लैंग्वेज पे सवाल मिल जाएंगे। ये सवाल अगर आपने 10वीं में पढ़ाई करी हो तो 10वीं में भी ये सवाल आता था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बोला है सवाल में, बोला है व्हेन द सन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं आएगा, यहां पे एलिवेशन आएगा, गलत टाइप हुआ है, यहां पे डिप्रेशन नहीं आएगा, एलिवेशन आएगा, एलिवेशन, एलिवेशन। बोला है जब सूरज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है तो टावर की परछाई 70 मीटर घट जाती है, टावर की परछाई 70 मीटर घट जाती है। आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है। जब सूरज का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बदलता है तो टावर की परछाई, टावर की छाया की जो लंबाई है, टावर की जो शैडो है वो 70 मीटर कम हो जाती है। टावर की हाइट क्या है ना। एक एक लाइन को बड़े ढंग से पढ़ो, जैसे मेरे दोस्तों टावर है, जैसे आप ये समझिए कि ये आपका टावर है, दिस इज द टावर, ये टावर है। अब शैडो कैसे बनती है, जैसे सपोज यहां पे सूरज निकला हुआ, ये सूरज देवता यहां पे निकले हुए हैं, तो सूरज की किरण जो है, सूरज की किरण जो है मेरे दोस्तों ऐसे जमीन पे टकराएगी, यहां पे जमीन पे, यहां पे टकराएगी, यहां पे जमीन पे टकराएगी। तो ये एलिवेशन एंगल जो बनता है 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री के 30 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला यह है कि जब एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री बदलता है, अब देखो धरती घूमती है, तो भैया सूरज की पोजीशन, धरती की पोजीशन जब चेंज हो जाएगी तो एलिवेशन एंगल भी बदल जाएगा। अब सूरज हमारा यहां पे आ गया, सूरज। अब मेरे दोस्तों जब सूरज की किरण आएंगी, जब सन की लाइट आएगी तो जमीन पे यहां पे टकराएगी, यहां पे। अब सन का जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया एलिवेशन एंगल, 60 डिग्री का हो गया। पहले 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री का हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले परछाई कितनी बन रही थी, इतनी लंबी बन रही थी पहले परछाई, यहां से यहां तक की। अब जब सूरज की किरण यहां पे आके टकराएगी तो ये अंधेरा रहेगा, अब परछाई इतनी लंबी बनेगी, इतनी लंबी। तो पहले परछाई यहां तक बन रही थी टावर की, अब परछाई टावर की इतनी बन रही है, तो परछाई की लंबाई कितना कम होगी, 70 मीटर। तो परछाई की लंबाई कितना कम हो गई, यहां से यहां तक परछाई की लंबाई कम हो गई, यही लेंथ 70 मीटर है, यही लेंथ 70 मीटर है बेटा। पहले सूरज की परछाई, टावर की जो परछाई इतनी लंबी बन रही थी, अब इतनी लंबी बन रही है, तो कितनी कम हो गई, ये लेंथ कम हो गई है ना। ठीक है, पिंक से जब ग्रीन हो गया तो 70 मीटर कम हो गया, ये वाली लेंथ थी, आपको 70 मीटर दे रखी है। ओके, कितना माहौल बना के बताना पड़ता है भाई। आपसे पूछा है टावर की हाइट क्या, अभी सवाल एकदम जल्लू लाल है, आंसर जो है वो अप्रॉक्स में, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा सवाल आए इस लेंथ को क्या मान लो, 1 यूनिट मान लो, कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब बताओ 30 डिग्री हो जाएगा ये, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, √3 आ जाएगा, √3। आप बोलो आंसर ये √3 आ जाएगा। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले को, 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है,
ये 30 डिग्री के सामने √3 है, तो पूरा कितना यहां से आता है, पूरा का पूरा यहां से यहां तक 60 है। 30 के सामने √3 60 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, √3 का भी √3 गुना, √3 का भी √3 गुना, 3 यूनिट आप बोलोगे हाँ जी सर। 30 डिग्री के सामने जो होता है 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होता है। ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो कितना बचा, 2 बचा। 3 में से घटाएंगे कितना बचा, 2। 2 की वैल्यू सवाल में 70 मीटर दे रखी है, कितने गुना होता है, 35 गुना। 2 का 35 गुना 70 है, 35 गुना। तो आपसे √3 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो √3 यूनिट की वैल्यू भी 35 गुना होगी, 35 √3 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो 35 √3 मीटर आ गई, आगे ना, टावर की हाइट 35 √3 मीटर आ गई मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। बताओ कितना आएगा ये, √3 कितना होता है, √3 होता है 1.73 होता है 1.73। बताओ जल्दी से, इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। देखो सवाल के आंसर काफी ज्यादा दूर दूर हैं, तो मैं एग्जैक्ट गुणा नहीं करूंगा, मैं अप्रॉक्स गुणा करूंगा, अप्रॉक्स। बताओ बेटा, जैसे भाई ये समझो अगर 35 की 1 में भी गुणा कर दें तो 35 आ जाता है, 35 1 में। 1.73 का क्या मतलब है, 1 + 0.73। तो पहले 35 की 1 में गुणा करो 35, फिर 35 की 0.73 में गुणा करो, बताओ क्या आएगा। 35 की 0.73 में गुणा करने पर क्या आएगा। देखो 35 सत्ते कितना होता है, 35 सत्ते होता है 215, यानी कि ये लगभग 22 आएगा, 22 के आसपास आएगा। कुछ गड़बड़ क्या, नहीं 35 की गुणा करनी है 0.73 में, 0.73 मेरे प्यारे भी। देखो मैं तरीका बताता हूं, ये जो 0.73 है ना, ये जो 0.73 है, ये लगभग 0.75 होता है, लगभग 0.75 होता है ना। 0.73 लगभग 0.75 के बराबर है, और 0.75 क्या होता है, 3/4, 3/4 होता है, 1/4 0.25, 0.75 3/4। तो मैं इसको 3/4 लिख लेता हूं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 4 से 35 कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, यानी कि 9 × 27। तो 35 + 27 लगभग कितना है बेटा, 62 के आसपास आया। तो 62 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये 62 के आसपास है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन बहुत बड़े हैं, ये नहीं आंसर हो सकते। आंसर आ गया बी ऑप्शन, 35 सत्ते 245 करना था, 60 के आसपास आएगा, वो एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, बी, बात खत्म। ये तरीका है आपको कैलकुलेशन करने का, जल्दी आंसर आएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 30 बनाओ। सवाल नंबर 30 यहां पर गलती से डल गया है, 30 यहां पर गलती से डल गया, ये वाला इसको बाद में कराऊंगा, भी 30 गलती से डल गया, ये बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन ये करेंगे पहले, बताओ जल्दी से। 220 मीटर ऊंचे एक पेड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल जमीन पर स्थित 2 पॉइंट से क्रम से 30 डिग्री 45 डिग्री है, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है भाई, देखो दोस्तों सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन अप्रॉक्स में है, एक एक चीज को बड़े प्यार से पढ़ो, एक चीज को। 220 मीटर ऊंचे एक पेड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल जमीन पर 2 पॉइंट से 30 डिग्री 45 डिग्री है। अच्छा यहां ये नहीं बताया कि ये जो पॉइंट है, जो 2 पॉइंट है, ये पेड़ के एक तरफ है कि दोनों तरफ है। अगर कुछ ना बताया गया हो तो हम दोनों पॉइंट पेड़ के एक ही तरफ मान के चलेंगे, एक ही तरफ। जैसे आप ये समझो बेटा, आप ये समझो कि आपका पेड़ है, ये पेड़ कितना ऊंचा है, ये पेड़ 220 मीटर ऊंचा है, 220 मीटर ऊंचा ये पेड़ है। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस पेड़ के एक ही तरफ 2 पॉइंट है, मैंने मान लिया इस पेड़ के एक ही तरफ 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और एक दूसरा पॉइंट हो गया बी। पेड़ के एक ही तरफ मानेंगे क्योंकि सवाल में कुछ बोला नहीं गया। अब इन दोनों पॉइंटों से पेड़ के जो टॉप के एलिवेशन एंगल है, पेड़ के शीर्ष का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री 45 डिग्री है। देखो 30 डिग्री छोटा कौन है, तो 30 डिग्री बनेगा पॉइंट ए से। पॉइंट बी पेड़ के ज्यादा नजदीक है, तो पॉइंट बी से इस पेड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है मेरे दोस्तों, 30 डिग्री है 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा है दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। सभी को डायग्राम समझ में आ गया, एक सेकंड में आप सवाल कर लोगे। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो, कि माना ये लेंथ 1 है, माना ये लेंथ 1 है, तो बताओ ये लेंथ भी 1 यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट। या फिर यहां पे तो डाटा आसान है, यूनिट मानने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। छोटा वाला ट्रायंगल देखो, छोटा वाला 45 डिग्री के सामने 220 मीटर है, तो ये वाली लेंथ भी 220 मीटर आ जाएगी, 220 मीटर। 45 डिग्री के सामने 220 है, तो ये भी 220 आएगा, 90 डिग्री। बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले को, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने 220 है, 30 डिग्री के सामने 220 है, कितना आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, 220 का √3 गुना। ये लेंथ कितनी आएगी यहां से यहां तक कि 220 का √3 गुना, 220 का √3 टाइम्स। आप बोलोगे आंसर, तो आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी बचेगी, ये लेंथ कितनी बचेगी, ये वाली। तो 220 √3 में से 220 घटा देंगे, 220 √3 में से ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, आप ये वाली लेंथ, ये पूरी लेंथ है 220 √3, ये 220 है, तो 220 √3 में से जब मैं 220 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 220 कॉमन इंटू √3 - 1, ये आ गया। ठीक बेटा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब आप मुझे बताओ √3 क्या होता है, √3 होता है लगभग 1.73। तो ये मत करने लगना कि 220 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल चेक कर लो। √3 एक रेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर भी अप्रॉक्स आएगा। यहां मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करते हम लोग। 1.73 में से घटाएंगे तो 0.73 आएगा, 0.73। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो एक बात जानिए कि अगर 22 की 7 में भी गुणा करें तो 154 आता है। अगर मैं 220 की 0.7 में गुणा करूं तो 154 होता है। अगर 220 की 0.03 में गुणा करूं तो 6.6 होता है। तो आंसर 160 के नजदीक आएगा, 160 के नजदीक। ये वाला आंसर है, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बाकी आंसर नहीं। एक ही सवाल का आंसर है डी, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। फिर से वही लैंग्वेज आगे बोला है, जब सन का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक मीनार की छाया की लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है। जब सन का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो जमीन पर एक मीनार है, एक टावर है, उसकी परछाई जो है वो उसकी लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है। टावर की हाइट कितनी है आपसे पूछा है, द लेंथ ऑफ शेड ऑफ वर्टिकल टावर। देखो ये टावर है, ये टावर है। जब टावर है तो भाई सूरज की वजह से इसकी कुछ ना कुछ परछाई भी बनेगी। पहले सन का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री था, पहले 45 डिग्री था, 45 डिग्री, यानी कि ऐसे मेरे दोस्तों ये परछाई बन रही थी आपकी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है।
तो अगर आपका ये टावर है तो पहले टावर की परछाई ये वाली बन रही थी, ये टावर की परछाई थी। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। अब एलिवेशन एंगल 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का मतलब मेरे दोस्तों, अगर पहले पॉइंट ए पर जाके सूरज की किरण मिल रही थी तो अब मिल रही है यहां पर पॉइंट बी पर। देखो 45 डिग्री बड़ा एंगल है, टावर के नजदीक होगा। 30 डिग्री छोटा एंगल है तो टावर से दूरी पर होगा, टावर से दूर होगा 30 डिग्री। यानी कि अब परछाई कितनी बनेगी? अब परछाई इतनी लंबी बनेगी। अब परछाई इतनी लंबी बनेगी, पहले परछाई केवल इतनी बन रही थी। तो परछाई जो है टावर की जो शैडो वो कितनी बढ़ गई? 8.4 मीटर। तो ये लेंथ यहां पर 8.4 मीटर दी हुई है। ये लेंथ आपको यहां से यहां तक की 8.4 मीटर दी हुई है। ये शैडो की लंबाई बढ़ गई। आपसे पूछा है टावर की हाइट कितनी है? टावर की हाइट ये आपसे पूछेगी, ये वाली हाइट आपसे पूछेगी। मैंने क्या बोला कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। 45 डिग्री के सामने ये 1 है, ये मैंने 1 यूनिट माना तो ये भी 1 यूनिट होगा। मैंने इसको 1 यूनिट माना है, हमेशा इसको 1 यूनिट माना करो। अब बड़े वाले राइट एंगल में देखो, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में देखो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो ये तो 60 डिग्री बचा। 60 डिग्री के सामने कितना आएगा? पूरा 60 डिग्री के सामने आएगा ये √3 यूनिट। 60 डिग्री के सामने आएगा √3 यूनिट। पूरी लेंथ √3 यूनिट आ गई। अब बताओ ये पूरा लेंथ √3 है, ये 1 है, तो कितना बचा? ये कितना बचा? √3 - 1। यानी कि √3 - 1 यूनिट का मान 8.4 मीटर के बराबर है। √3 - 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 8.4 मीटर के बराबर है। √3 - 1 यूनिट का मान 8.4 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट का मान आ जाएगा बेटा 8.4 बटे √3 - 1। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8.4 बटे √3 - 1। 1 यूनिट का मान आ गया, क्योंकि जो है √3 - 1 बराबर 8.4 मीटर। 1 यूनिट निकालना है तो √3 - 1 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन सवाल के आंसर ऐसे नहीं है, नीचे कोई रूट नहीं है तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे नीचे √3 - 1 है तो हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया कि ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। जो भी नीचे साइन है, अगर नीचे माइनस है तो प्लस है तो माइनस से रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या बन गया? a - b a + b a² - b² 3 - 1 2 बन गया 2। ये 2 से 8.4 कितनी बार चला जाएगा? 4.2 बार चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये आ गया 4.2 इंटू √3 + 1 मीटर। 4.2 इंटू √3 + 1 मीटर। और यही सवाल का आंसर भी है, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन नहीं बेटा, आंसर डी ऑप्शन है सवाल का। सी तो है ही नहीं आंसर। हमें 1 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का। कर पाएंगे? तो यानी कि अगर आप ये डायग्राम बना लेते तो उसके बाद आपको एक स्टेप लगेगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। वो बचपन में जैसे करते थे ना, कर हम 10वीं में चुके हैं सवाल, लेकिन बचपन में क्या करते थे कि इस ट्रायंगल में 10 लगाने पर, फिर बड़े ट्रायंगल में 10 लगाने पर एच मान के करते थे। वो नहीं करना आपको। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 33 बताओ। ठीक, देखो बिल्कुल मैंने सिस्टमेटिक पढ़ाया। पहले मैंने आपको 30-60 पढ़ाया, फिर 30-45 पढ़ाया, अब आ गया 45-60। बोला है ए और बी एक दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं। ए और बी एक दीवार के एक ही साइड में खड़े हैं। तो आप ये समझो कि दीवार है और दो लोग हैं ए और बी जो इसके एक ही साइड खड़े हैं, और ये पाते हैं कि दीवार के टॉप के एलिवेशन एंगल क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है। दीवार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, 50 मीटर। पूछा है ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो भाई जैसे दीवार है, अब दो लोग हैं ए और बी जो दीवार के एक ही साइड खड़े हैं। तो ये ए हो गया भैया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। गलत बता। देखो पॉइंट ए से 45 डिग्री कोण बनना है, बी से 60 डिग्री का। तो ए आपका दूर होगा और बी आपका नजदीक होगा। इसका भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आप ए और बी दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं और ये पाते हैं कि दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पॉइंट ए से दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है? 45 डिग्री का है। पॉइंट बी से दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है बेटा? ये 60 डिग्री का है। तो पहले ए बोला है तो पहले ए लेंगे मेरे दोस्तों। ए से 45 डिग्री बनाएंगे और बी से 60 डिग्री बनाएंगे। आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, बताएं। ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, करो। हमने क्या बोला? माना ये लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ये लेंथ को मैंने 1 मान लिया, 1। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? √3। अगर ये 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? 30 है। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? √3 यूनिट। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को। बड़े वाले राइट एंगल में 45 डिग्री के सामने √3 है, 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री के सामने ये भी √3 आएगा। 45 डिग्री के सामने की जो लेंथ है बराबर होती है, ये भी √3 आएगा मेरे प्यारे। तो ये कितना बचेगा? ये पूरा √3 है, 1 है तो कितना बचेगा बेटे? तो ये बचेगा √3 - 1 यूनिट। ये √3 - 1 यूनिट आएगा। बात समझे भाई? सवाल में √3 यूनिट की वैल्यू 50 मीटर बोली है। सवाल में √3 यूनिट की वैल्यू बोली है 50 मीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा 50 बटे √3। ये 1 यूनिट का मान है 50 बटे √3। आपसे पूछा ए बी, ए बी कितना है? ए बी या √3 - 1 यूनिट। ये ए बी कितना है? √3 - 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का मान आया, 1 यूनिट का। √3 - 1 यूनिट का मान निकालना है तो √3 - 1 से गुणा करनी पड़ेगी। √3 - 1 से गुणा करनी पड़ेगी। ये ए बी की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, ए बी का मान आ गया, ए बी का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ दोस्तों, सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो मैं आसानी से जो है यहां पर कैलकुलेशन कर सकता हूं। बताओ कितना आ जाएगा? ये अंदर गुणा कर देते हैं। 50 बटे √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 50 आएगा, माइनस 50 बटे √3 की 1 में गुणा करेंगे तो 50 बटे √3 ही आएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से? 50 को √3 से भाग देने पर कितना आएगा? हाँ जी बताओ जल्दी से, 50 को √3 से भाग देने पर कितना आएगा? 50 - 50 बाई √3 करना ना। 50 बटे √3 की √3 में गुणा करेंगे, √3 कट जाएगा। 50 बटे √3 की 1 में गुणा करेंगे। जैसे ये 50 बटे √3 आपको लग रहा है कि मुश्किल है। 50 को √3 का मतलब 1.73 से भाग देना मुश्किल है। तो एक काम करो ना कि जैसे 50 बटे √3 है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो, हो जाएगा 50 इंटू √3 बटे 3। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो। अब √3 क्या होता है? √3 होता है 1.73, 1.73 ये होता है। 3 से काट लेंगे, लगभग काटेंगे। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21।
या 3 अट्ठे 24। अगर 58 की 0.58 की 50 में गुणा करें, 0.58 की 50 में गुणा करें तो 29, ये लगभग 29 आया। तो 50 में से 29 घटाएंगे तो अप्रॉक्स 21 आएगा, लगभग 21 के आसपास। 21 के आसपास ये आंसर है, बी ऑप्शन। तो नीचे √3 से भाग देना मुश्किल था, तो हमने ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दी। 50 बटे √3 को लिख दिया 50 √3 बटे 3 और लगभग भाग कर लिया, जल्दी हो गया दोस्त। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन के तरीके भी सीखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है दोस्त 34 बनाएं जी। ये सवाल सॉल्व करेंगे बेटा। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन 2017 के मेंस के पेपर में आया था, 2017 के मेंस के पेपर में आया था। गोलू 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। गोलू 1.8 मीटर लंबा है। जब गोलू बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो उसके सिर से टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, उसके टॉप का एलिवेशन एंगल 45 से 60 डिग्री हो जाता है, 45 से 60 डिग्री हो जाता है। हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला। गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला है, ये आपसे पूछा है। गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला, ये सवाल है 2017 मेंस का। ऑप्शंस हैं बड़े खतरनाक से, सुनिएगा ध्यान से करिएगा मेरे दोस्तों। सेम डायग्राम आपको बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे बिल्डिंग है, गोलू इज स्टैंडिंग ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम 60 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 मीटर है। ये बिल्डिंग 60 मीटर टॉल है। हमारा जो गोलू है, 1.8 मीटर लंबा है। गोलू 1.8 मीटर लंबा है। यह गोलू, ये गोलू है। तो गोलू जो है 1.8 मीटर लंबा इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब गोलू बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो उसके सिर से टॉप का एलिवेशन एंगल, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो भाई गोलू का सिर यहां होगा, गोलू 1.8 मीटर लंबा है। गोलू के सिर से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, गोलू के सिर से जो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल है वो कितना है, वो 45 डिग्री या 45 डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन गोलू जो है कुछ दूरी बिल्डिंग की ओर चलता है। गोलू जो है कुछ दूरी बिल्डिंग की ओर चलता है और गोलू यहां पे आ जाता है, यहां पर 1.8 मीटर लंबा गोलू है, गोलू यहां पे आ जाता है। अब गोलू के सिर से इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो पहले एलिवेशन एंगल 45 डिग्री था गोलू के सिर से इस बिल्डिंग के टॉप का। अब गोलू बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ा, अब गोलू के सिर से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। पूछा है गोलू बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चला, ये आपसे पूछा गया है। ये जो हमारा गोलू है, यहां से यहां तक कितनी दूरी चला है, ये दूरी आपसे पूछी है। गोलू बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चला है, ये पिंक दूरी आपसे पूछी गई है। सवाल में बिल्कुल भी घबराए ना, सवाल एकदम आसान है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये पैरेलल लाइन है, ये 1.8 मीटर लंबा गोलू, ये 1.8 मीटर लंबा गोलू, ये दूरी भी 1.8 आ जाएगी, ये दूरी भी 1.8 आ जाएगी, 1.8। तो आप हमें ये बताएं कि ये दूरी कितनी बचेगी। फिर ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये वाली लेंथ बताओ। तो ये पूरी बिल्डिंग 60 है, ये 1.8 है। 60 में से 1.8 घटा देंगे तो 58.2, 60 में से 1.8 घटा देंगे तो ये दूरी कितनी बचेगी, 58.2 मीटर बचेगी कि नहीं। 60 में से 1.8 घटा देंगे, हमको ये दूरी पिंक वाली निकालनी कि गोलू बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चला है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप बताओ मैंने क्या सिखाया कि आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो कि माना लेंथ 1 यूनिट है, तो कितना आ जाएगा, √3 यूनिट। ये लेंथ √3 यूनिट आ जाएगा, √3। अच्छा, बड़े वाले राइट एंगल में देखो, बड़े वाले राइट एंगल में 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री के सामने √3 है, ये 45 डिग्री के सामने √3 है, तो पूरी लेंथ भी √3 होगी, ये पूरी लेंथ भी √3 होगी, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ भी √3 होगी, ये 1 है। तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, √3 - 1 बचेगा कि नहीं, √3 - 1 यूनिट बचेगा, √3 - 1 यूनिट। बोलो हाँ कि भाई ये पूरी लेंथ √3 हो जाएगी। 60 डिग्री, ये मैंने 1 मान लिया, तो 60 डिग्री के सामने √3। बड़े राइट एंगल में 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये यहां से यहां तक पूरी लेंथ भी √3 होगी, ये 1 है, तो बचेगा √3 - 1 जो मुझे निकालना है। सवाल में √3 यूनिट की वैल्यू 58.2 मीटर है, √3 की वैल्यू 58.2 मीटर है, तो 1 की वैल्यू आएगी 58.2 बटे √3, 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है √3 - 1, ये लेंथ है √3 - 1 यूनिट, तो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सवाल का आंसर है। सवाल में नीचे कोई रूट नहीं है तो √3 से गुणा कर लेते हैं, जैसे नीचे √3 है तो हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि √3 गुणा √3 होता है 3, और 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 नाम 27 और 3 चौक 12, 19.4। तो 19.4 ब्रैकेट में आएगा, √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 माइनस √3 की 1 में गुणा करेंगे √3, तो 19.4 इंटू 3 माइनस √3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही है, बी ऑप्शन। देखो मींस का सवाल है, थोड़ा तो आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे। बहुत जल्द आ रहे हैं इसी मंथ, रेस ट्रेन पढ़ने से पहले आ रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। देखो ये जो सारे सवाल हैं, सारे सवाल ये एक ही टाइप के हैं, लेकिन आप यहां पे गौर से देख रहे हो कि हर सवाल की लैंग्वेज अलग लिखी गई है। सारे क्वेश्चन सेम ही है, सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ लाइट हाउस वाला सवाल था, ये परछाई वाला सवाल था, ये पेड़ वाला सवाल था, ये भी परछाई वाला क्वेश्चन था, है भाई। यहाँ दीवार के एक ही तरफ 2 बिंदु थे, यहाँ गोलू को चलवा रहा है। ठीक, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, बताएं जल्दी से। 35वां सवाल कौन करेगा, और ये क्वेश्चन भी 2017 के सीजीएल मेंस का है, और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। बताओ बच्चे क्या आंसर है, जबरदस्त लेवल का सवाल है, बनाओ। देखो दोस्त, ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस एट ए स्पीड ऑफ 4 × 3 - √3 मीटर पर सेकंड। एक नेवी कैप्टन एक लाइट हाउस से दूर जा रहा है इस स्पीड से। तो ये मेरे दोस्तों जैसे लाइट हाउस है, लाइट हाउस है भाई, जैसे समुद्र के किनारे खंबा होता है ना, उस पर सैनिक खड़ा होता है बंदूक लेके,
ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो एक नेवी कैप्टन है जो लाइट हाउस से दूर जा रहा है 4 इंटू 3 माइनस रूट 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक सेकंड में 4 इंटू 3 माइनस रूट 3 मीटर वो लाइट हाउस से दूर चला जाता है। ही ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया कि ही टेक्स हिम 1 मिनट का उसे समय लगा एलिवेशन एंगल चेंज होने में लाइट हाउस के टॉप का 60 डिग्री से 45 डिग्री। नेवी कैप्टन ने यह ऑब्जर्व किया कि लाइट हाउस के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने में 1 मिनट का समय लगा। पूछा है लाइट हाउस की हाइट क्या है। तो भैया जैसे लाइट हाउस है और मेरे दोस्तों ये जो है आपका समुद्र है, एक नेवी कैप्टन इससे दूर जा रहा है। तो सपोज अभी नेवी कैप्टन यहां पर है पॉन्टे पर नेवी कैप्टन है। नेवी कैप्टन ने जब लाइट हाउस को देखा तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब ये जो नेवी कैप्टन है ये लाइट हाउस से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो भैया इस तरफ चलता है, दूर जाता है, दूर जाता है, लाइट हाउस से दूर जाता है। यहां पहुंच गया पॉइंट बी पर और 1 मिनट का समय लगा उसे। पॉइंट ए से बी तक जाने में 1 मिनट का समय लगा। अब उसने देखा कि इस पॉइंट से लाइट हाउस के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री का हो गया। तो एलिवेशन एंगल लाइट हाउस के टॉप का 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में कितना समय लगा? 1 मिनट। यानी कि नेवी कैप्टन को पॉइंट ए से बी तक लाइट हाउस से दूर जाने में 1 मिनट का समय लगा। तो क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ये ए से बी तक की दूरी क्या है? भाई सब लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप मुझे बताओ चाल कितनी है? ये चाल है 4 इंटू 3 माइनस रूट 3 मीटर पर सेकंड। चाल मीटर पर सेकंड में है गुणा टाइम, टाइम है मिनट में। 1 मिनट को भी सेकंड में लिखेंगे तो 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो यानी कि ये दूरी आ गई जी 60 चौका 240 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो ये जो दूरी है ना मेरे भाई ये जो दूरी है ये 240 इंटू 3 माइनस रूट 3 मीटर की। आपको डायरेक्ट नहीं दिया, आपको निकालना पड़ा। समय दूरी बराबर चाल गुणा समय करके। ठीक है, अब बताओ आपसे लाइट हाउस की हाइट, ये हाइट आपसे पूछे लाइट हाउस की, कैसे करेंगे? क्या जानते हो आप? हमने आपको सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल है इस दूरी को 1 मिनट मान लो कि माना ये दूरी 1 मिनट है। इस दूरी को आप 1 मिनट मान लो कि माना ये 1 है। अब छोटे ट्रायंगल में देखो ये 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? फिर ये रूट 3 हो जाएगा, रूट 3। अब बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले समकोण त्रिभुज को, बड़े वाले समकोण त्रिभुज को, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री के सामने रूट 3 है, 45 डिग्री के सामने रूट 3 है। देखो अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है संगम जी तो टाइम को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टाइम आप मिनट में ले लोगे, ये गड़बड़ मत करिएगा। बड़े वाले समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री के सामने रूट 3 है तो ये पूरी लेंथ भी रूट 3 आएगी। ये यहां से यहां तक पूरी लेंथ भी रूट 3 आएगी। तो ये कितना बचेगा फिर? ये 45 डिग्री के सामने, अगर 45 डिग्री के सामने रूट 3 है तो पूरी लेंथ भी रूट 3 आएगी यहां से यहां तक की। ये कितना बचेगा? ये बचेगा रूट 3 में से 1 घटा देंगे, ये बचेगा रूट 3 माइनस 1 यूनिट। आप बोलोगे यहां से रूट 3 माइनस 1, और इसी की वैल्यू सवाल में ये दी हुई है। बोलो ये दी हुई है, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि रूट 3 माइनस 1 यूनिट का मान कितना दिया है? रूट 3 माइनस 1 यूनिट का मान दिया है 240 इंटू 3 माइनस रूट 3 मीटर। अगर आप गौर से देखो 3 माइनस रूट 3 में से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से रूट 3 कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहां से रूट 3 कॉमन ले लूं, 3 माइनस रूट 3 में से अगर मैं रूट 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1। पर रूट 3 की रूट 3 में गुणा होती है 3 माइनस रूट 3। तो मेरे दोस्तों 1 यूनिट का मान क्या आएगा? देखो रूट 3 माइनस 1 से रूट 3 माइनस 1 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आएगा जी 240 रूट 3 मीटर, 240 रूट 3 मीटर 1 यूनिट का मान आ गया। ये आपसे पूछा है लाइट हाउस की हाइट, तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है? यहां से यहां तक रूट 3 यूनिट। तो रूट 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आया, मैं रूट 3 यूनिट का मान चाहिए, तो रूट 3 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें रूट 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3 होता है, 3 की 240 में गुणा करेंगे 720 मीटर। तो 720 मीटर लाइट हाउस की हाइट आ गई, और यही सवाल का आंसर भी बनेगा पहला ऑप्शन। ठीक है, सब बच्चों का आंसर आ गया। आसान सवाल था, एक आप करके बताएं। सवाल नंबर 36 करके बताएं। ये वाला सवाल जो है ये 2016 के मींस का पूछा हुआ है एज इट इज, लेकिन ये सवाल 40 साल पहले आईआईटी के पेपर में भी आया था। 30-35 साल पुराना आईआईटी का सवाल है जो एसएससी में आया था। करना सर आप 40 साल पहले थे जो आपको पता आईआईटी में आया था, नीतिशा किशोरवानी जी, आप सवाल लीजिए, सवाल को कॉपी करके गूगल पे डालिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, गूगल पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो बहुत पुराना, कई सालों पुराना जो है आईआईटी का क्वेश्चन है ये, जो एसएससी में आया था 2016 में, है ना। और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, बट एक ही क्वेश्चन आप कर ले काफी रहेगा। अच्छा सवाल है। साल की लैंग्वेज पहले आपको पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज पहले आपको पढ़नी पड़ेगी, तब देखना मेरे दोस्तों। एक पहाड़ की चोटी से एक आदमी एक समान गति से उसकी ओर बढ़ते वाहन का अवलोकन करता है। तो भाई आप ये समझो कि ये पहाड़ है, ये समझो कि ये पहाड़ है, एक पहाड़, ये समझो कि पहाड़ है, पहाड़।
पहाड़ की चोटी पर यहां एक आदमी है, पहाड़ की चोटी पर यहां एक आदमी है, ठीक है। तो पहाड़ की चोटी से एक आदमी एक समान स्पीड से उसकी ओर बढ़ते हुए एक जो है व्हीकल को देखता है। यानी कि मेरे दोस्तों पहाड़ पे एक आदमी चढ़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व करता है कि सड़क पर मेरे दोस्तों एक कार उसकी ओर आ रही है। एक कार जो है पहाड़ की ओर आ रही है सड़क पर। तो एक कार जो है सपोज पहले यहां पर है पॉइंट ए पर, एक व्हीकल यानी कि कार जो है पॉइंट ए पर है। वाहन का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री में बदलने में 10 मिनट लगते हैं। तो ये आदमी जो है कार को देख रहा है, ये कार पहाड़ की ओर आ रही है ना, उसकी ओर बढ़ रही है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। तो 10 मिनट का समय लगता है इस कार का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में। तो आदमी ने इस कार को देखा, आदमी ने इस कार को देखा, तो ये डिप्रेशन एंगल ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगा 45 डिग्री। अब ये जो कार है ये उस आदमी की तरफ या पहाड़ की तरफ चल रही है कार। सपोज कार जो है यहां पर पहुंच गई पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी से आदमी ने जब उस कार को देखा, अब डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये जो डिप्रेशन एंगल यहां से यहां तक कितना हो गया, अब ये डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री का हो गया। और 45 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में 10 मिनट का समय लगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कार को ए से बी तक जाने में, कार को पॉइंट ए से बी तक जाने में 10 मिनट का समय लगा है। कार को ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 10 मिनट। कार एक समान गति से चल रही है, ऐसा नहीं है कि कभी स्पीड कम कर दी कभी ज्यादा होगी। कार जो है जो व्हीकल है वो एक समान गति से चल रहा है। तो आगे सवाल ये पूछा गया कि इसके बाद वाहन को पहाड़ी के नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। इसके बाद कार ऑलरेडी पॉइंट बी पर पहुंच चुकी है, पॉइंट बी के बाद इस वाहन को पहाड़ी के नीचे तक पहुंचने में यानी कि यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ये टाइम आपसे पूछा गया। बी से यहां तक आने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया। हालांकि सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा सवाल है इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो कि माना ये लेंथ 1 यूनिट एक है, तो 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, √3 हो जाएगा, √3। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले राइट एंगल में 45 डिग्री के सामने √3 है, 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये पूरा भी √3 होगा, ये पूरा भी √3 होगा बेटा, ये पूरा भी √3 होगा। 45 डिग्री के सामने √3 तो ये भी पूरा √3, ये 1 है, तो ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा √3 - 1, ये बचेगा √3 - 1, √3 - 1 यूनिट दूरी है। अब एक बात बताओ, यानी कि वाहन को या गाड़ी को √3 - 1 यूनिट जाने में 10 मिनट लग गए। वाहन को जो है इस व्हीकल को √3 - 1 यूनिट जाने में कितना समय लग गया, √3 - 1 यूनिट जाने में वाहन को 10 मिनट का समय लगा, 10 मिनट का, 10 मिनट का। तो बोला है इस वाहन को पहाड़ी के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, तो कितनी दूरी जानी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट जाने में वाहन को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर √3 - 1 यूनिट जाने में 10 मिनट लगा है तो 1 यूनिट दूरी जाने में कितना समय लगेगा, बटे √3 - 1। हमने क्या सिखाया बेटा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर देंगे, √3 + 1 से, नीचे √3 - 1, √3 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 10 5 बार कट जाएगा, 5 × √3 + 1 मिनट का समय लगेगा। ये हो जाएगा। बताओ ये √3 क्या होता है बेटा, √3 होता है 1.73, 1.73, 1.73 में 1 जोड़ूंगा तो 2.73, 2.73 मिनट। बताओ 5 की 2.73 में गुणा करके कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 5 × 15 का 5 यहां से ले, 5 × 7 = 35, 36 का 6 5 13.65 मिनट, 13.65 मिनट का समय लगेगा अप्रोक्स 13.65 मिनट लगेगा। तो 13 मिनट से बढ़ाएगा, 13 मिनट तो नहीं आएगा बेटा, 13 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, ये आंसर होना चाहिए। 12 मिनट नहीं लगेगा, 14 मिनट नहीं लगेगा, 13 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, एक ही आंसर है, सी ऑप्शन, बात समाप्त। 2016 सीजीएल मेंस, ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटा आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने बताइएगा। बेहतरीन लेवल का सवाल है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, और शायद लास्ट सवाल भी है इस टाइप का। हाँ जी लास्ट सवाल भी है इस टाइप का, लास्ट सवाल। और ये सवाल आया था मेरे दोस्तों आपका सीडीएस 2018 के पेपर में। देखो बेटे, आप चाहे रेलवे के सवाल सॉल्व करो, चाहे आप सिक्सल के क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे सीपीओ के, सारे में यही सवाल है। मैं हर एग्जाम का वही क्वेश्चन करवाता हूं जिसका डाटा अच्छा हो, जिसकी लैंग्वेज को थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखा गया हो, ठीक है। ये सभी सवाल, जैसे मैं हाइट एंड डिस्टेंस का, ये बस आपको ये ढंग से पढ़ना, कोई भी पेपर हो कर आप सब लोगे, ठीक है। बनाए, टावर के फुट से जाने वाली लाइन पर 3 सर्रेख बिंदु एबीसी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 45 60 डिग्री है। एबी रेशियो बीसी ज्ञात करें। एबी रेशियो बीसी आपसे पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई, एक टावर है, ध्यान सुनिएगा, ये जो है ये एक टावर है। अब टावर के फुट से, ये टावर का फुट हो गया, और ये फुट से जाने वाली लाइन है, ये फुट से, टावर के फुट से जाने वाली लाइन है। अब इस लाइन पर 3 कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो। मेरे दोस्तों ये आपका टावर है, टावर, ये टावर का फुट हो गया, ये फुट से जाने वाली लाइन, इस पर 3 पॉइंट है एबीसी, और एबीसी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 45 60 डिग्री है। तो एक पॉइंट ए हो गया, ये एक पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट आपका सी हो गया, ठीक है ना। अब पॉइंट ए से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, पॉइंट बी से 45 डिग्री है, और पॉइंट सी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। देखो घबराना नहीं है, यहां एक ही डायग्राम में तीनों एंगल दिखा दिया, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये आपका 60 डिग्री है। आपसे पूछा एबी रेशियो बीसी ज्ञात करें, एबी से बीसी का रेशियो क्या है, लेंथ वगैरह नहीं पूछी, एबी बीसी का रेशियो पूछा है। मैंने क्या सिखा रखा है कि कोई भी सवाल आ जाए, छोटा बड़ा मुश्किल आसान, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आप क्या करो बेटा, आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो, कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, √3 यूनिट आ जाएगा, √3 यूनिट। अब ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाले राइट एंगल को, 45 डिग्री के सामने √3 है, 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये वाली राइट एंगल, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, √3, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, √3 होगी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बड़े वाले, बिल्कुल बड़े वाले सम कॉन्ट्रीब्यूट को देखो, बिल्कुल बड़े वाले राइट एंगल को, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री के सामने √3 है, ये 30 डिग्री के सामने √3 है, तो ये तो पूरा 60 डिग्री बचेगा ना, ये पूरा 60 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, √3 का भी √3 गुना, √3 का भी √3 से गुणा करेंगे, √3 की √3 से गुणा करेंगे, 3 यूनिट, ये पूरी 3 यूनिट हो जाएगी, 3 यूनिट। आपसे पूछा एबी रेशियो बीसी,
आपसे पूछा है ए बी से बीसी का रेशियो क्या आएगा, क्या आप ये रेशियो नहीं निकाल सकते? बताओ ए बी क्या है, ए से बी तक क्या है? ये पूरी लेंथ 3 है, ये लेंथ √3 है, तो ए बी कितना बचेगा? ए बी बचेगा 3 माइनस √3 बटे बीसी। बताओ बीसी क्या है? ये पूरी लेंथ √3 है, ये 1 है। बीसी कितना बचेगा बेटा? अगर यहां से यहां तक की लेंथ √3 है, यहां से यहां तक की लेंथ √3 है, ये लेंथ 1 है, तो √3 में से 1 घटाएंगे, √3 -1। अब डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा? ऊपर से √3 कॉमन लेंगे, √3 -1 से √3 -1 कट जाएगा, ऊपर से √3 कॉमन, ऊपर √3 -1 बचेगा, नीचे √3 -1 बचेगा, कट जाएगा √3। तो √3 ही एबी से बीसी का रेशियो है, आंसर आ गया। ए ऑप्शन आंसर है। तो ऐसा कतई ना समझे कि ये सवाल रेलवे के पेपर में नहीं, रेलवे में तो इससे मुश्किल सवाल आ रखे बेटे, ये तो बहुत हल्का लल्लू है ये तो, ठीक है, बस ये थोड़ा सा नया है। हो सकता है कि जब कोई दूसरा एग्जाम बनाने वाले सवाल से इंस्पायर होकर दूसरा क्वेश्चन बनाए तो यहां एबी की कुछ वैल्यू देके आपसे बीसी का मान पूछ ले, या एबी बीसी का डिफरेंस आपसे पूछ ले, कुछ भी बन सकता है। प्रिंस कह रहे हैं कल सर मैंने लाइब्रेरी में यूपीएससी वाले मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जितने यूपीएससी एस्पिरेंट ने पूछे, अब वो लड़का डिमोटिवेट हो गया, गगन सर की आर्मी जिंदाबाद। ऐसा मत करो प्रिंस, यूपीएससी वाले डर जाएंगे बेटा, वैसे गणित में कमजोर है, यूपीएससी में तो जाते ही वो जो रटने में माहिर हो। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अब स्टूडेंट यहां से अगला टाइप आएगा, अगला टाइप बड़ा आसान है, सवाल नंबर 38 और 39, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो है हाँ आज की क्लास खत्म करेंगे। 38 नंबर नेक्स्ट टाइप आज की क्लास का दूसरा टाइप है। तो देखो बेटा आपने क्या सीखा, मैंने एक ही डायग्राम पर आपको कितने सवाल करवाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही डायग्राम पर मैंने आपको 9 क्वेश्चन कराए। अगर 9 क्वेश्चन करने के बावजूद भी कोई बालक नहीं सीख रहा तो वो बालक फिर सीखेगा ही नहीं। भाई 9 क्वेश्चन तो आपको 10वीं में जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे आपके ट्यूशन वाले मास्टर जी ने नहीं कराए होंगे इस डायग्राम पे 9 सवाल। √3 रेशियो एक ही बात है रिंकी कुमारी जी। इसकी एक ही शीट है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। टाइप नंबर 2 बोला एक पॉइंट से एक टावर का एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल ऐसा है कि इसका टेंजेंट 3/4 है। देखिए मेरे प्यारे भाई समझेंगे, ये टावर है, ये एक टावर है। सवाल में बोला है एक पॉइंट पी से टावर का एलिवेशन एंगल है ऐसा है कि इसका टेंजेंट 3/4 है। टावर की ओर 560 मीटर चलने पर टावर के एलिवेशन एंगल का टेंजेंट 4/3 हो जाता है। टेंजेंट, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं। टावर की ऊंचाई क्या है? टावर की ऊंचाई क्या है? तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, बेहतरीन तरीका बताऊंगा रेशियो से करने वाला। जैसे टावर है, ये टावर है, और ये टावर का मेरे दोस्तों बेस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर कोई पॉइंट पी है, और पॉइंट पी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ऐसा है, पॉइंट पी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ऐसा है मेरे प्यारे। जैसे सपोज पॉइंट पी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ये थीटा है, मैंने मान लिया। तो बोला है फ्रॉम पॉइंट पी एलिवेशन एंगल ऑफ टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। तो पॉइंट पी से अगर टावर के टॉप टावर का टॉप हो गया, एलिवेशन एंगल मैंने थीटा मान लिया है, तो सवाल में कहा गया है tan थीटा 3/4। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल में कहा गया है। अब बोला गया है, सवाल में बोला गया कि टावर की ओर 560 मीटर आगे चलने पर, जब हम टावर की ओर 560 मीटर आगे चलते हैं, सपोज आप यहां पहुंच गए, अब आप यहां पहुंच गए मेरे दोस्तों पॉइंट क्यू पर, मान लिया मैंने पॉइंट क्यू पर पहुंच गए। अब पॉइंट क्यू से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ऐसा है, पॉइंट क्यू से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल का जो टेंजेंट है वो 4/3 है। टावर की ओर 560 मीटर चलने पर टेंजेंट जो है एलिवेशन एंगल का वो 4/3 हो जाता है, यानी कि सपोज ये हो गया अल्फा, पॉइंट क्यू से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा कितना है मेरे दोस्तों? 4/3। tan अल्फा कितना है? 4/3। ये आ गया मेरे दोस्तों, आपको दिया हुआ है। अब देखिए सवाल में प्रॉब्लम क्या है, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में, इन दोनों ही समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर सेम है, परपेंडिकुलर दोनों में परपेंडिकुलर सेम है टावर की हाइट, ये दोनों में परपेंडिकुलर सेम है 90 डिग्री, है कि नहीं भाई? थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, इस कोण अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है। इन दोनों ही समकोण त्रिभुज में, ये 30-60 वाला सवाल नहीं है, थीटा के सामने और अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है टावर की हाइट, लेकिन यहां टावर की हाइट अलग अलग है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यहां परपेंडिकुलर 3 है, यहां परपेंडिकुलर 4 है, यहां 3 है, यहां 4 है, गलत बात है। यही सवाल का लॉजिक है कि यहां 3 और 4 को सेम बनाना पड़ेगा, 12 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। 12 बनाने के लिए यहां 4 से गुणा कर दो, 4 से 12 बनाने के लिए 4 को अगर 12 बनाना है तो यहां 3 से गुणा कर दो, 3 से। मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा आ गया जी 12/16, tan थीटा 12/16 आ गया, यानी कि टावर की ये हाइट अगर 12 है, परपेंडिकुलर 12 है, अगर परपेंडिकुलर 12 है तो यहां से यहां तक बेस 16 है, यहां से यहां तक बेस 16 है। tan अल्फा आ गया जी 12/9, 4 तिया 12/9, 4 तिया 12/9, tan अल्फा बराबर 12/9। tan अल्फा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर 12 है तो बेस कितना है मेरे दोस्तों? 9। तो यही इस सवाल में लॉजिक था कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लंबाई सेम होना चाहिए, और मैंने सेम बना लिया। मैंने यहां भी 4 तिया 12 बना लिया, यहां भी 12 बना लिया, जिससे टावर की हाइट सेम हो जाए। ये हो जाएगा जी 12/16, ये हो जाएगा 12/9। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ ये पूरी लेंथ 16 है, ये पूरी लेंथ 16 है, 16 ये 9 है, यहां से यहां तक की लेंथ 16 है, ये 9 है, तो कितना बचेगा? 16 में से 9 घटाओ, 7 बचेगा। 7 7 की वैल्यू 560 मीटर है, कितने गुना? 80 गुना, 80 टाइम्स 80 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर 80 गुना। अगर ये 80 गुना है तो टावर की हाइट है 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू भी 80 गुना होगी, 12×96 यानी कि 960 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो 960 मीटर है, और ये सवाल का आंसर भी बनेगा बी ऑप्शन, एकदम ठीक है बी। अच्छा सवाल। सोहम मंडल जी का डाउट है सर tan क्यों लिखे? सवाल में क्या बोला है बेटा? सवाल ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने। फ्रॉम ए पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1। टेंजेंट को ही tan बोलते हैं बेटा, टेंजेंट tan बोलते हैं, ठीक है ना? टेंजेंट मतलब tan हो गया।
एलिवेशन एंगल नहीं बताया, एलिवेशन एंगल के टेंजेंट यानी कि एलिवेशन एंगल के टेन की वैल्यू बताइए, टेन थीटा टेन अल्फा का मान बताया है। अच्छा सवाल था ये, रेशियो से आपको सॉल्व करना है। लॉजिक क्या था, दोनों में परपेंडिकुलर अलग अलग है, परपेंडिकुलर को सेम बनाना था। जैसे हिंदी में साइन कोस टेन का नाम क्या होता है, जया, कोज्या, स्पर्श ज्या, वैसे इंग्लिश में पूरा नाम है तो शॉर्ट फॉर्म है। आदित्य कुशवाहा कह रहे हैं √3 - 1/√3 - 1 होना चाहिए ना, तो √3 कैसे हो गया? आदित्य कुशवाहा जी का डाउट है। आदित्य कुशवाहा, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 3 है, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 3 है, यहां से यहां तक 3 है, ये यहां से यहां तक √3 है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3 - √3। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की √3 है, ये 1 है, तो कितना बचेगा? √3 - 1, है ना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ऊपर से √3 कॉमन आएगा, ऊपर से √3 कॉमन आएगा, तो √3 - 1, नीचे √3 - 1। बताओ कैसे डाउट आते हैं यार, तुम्हारा तो डाउट का कोई लेवल ही नहीं है। कबाड़ा डाउट, एकदम कबाड़ा, बिल्कुल कबाड़ा डाउट। सर हिंदी में कहां लिखा? हिंदी में बेटा टेंजेंट को स्पर्श ज्या लिखा, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श ज्या बोलते हैं, स्पर्श ज्या। ठीक है जी। हिंदी कितनी कमजोर है यार तुम लोगों की, हिंदी भी कमजोर है, अंग्रेजी भी कमजोर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर स्टूडेंट 39, क्वेश्चन नंबर 39 आज की क्लास का। बताएं, मुश्किल सवाल, बेहतरीन सवाल, आज की क्लास का तीसरा टाइप है। बताओ अच्छा अमन, एक टावर के टॉप से एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट का एलिवेशन एंगल थीटा है, tan थीटा बराबर 3/4। तो टावर की हाइट अप्रॉक्स में क्या है? यदि बिल्डिंग की हाइट 273 है, बिल्डिंग की हाइट 273 है। सवाल को पूरी ताकत से पढ़ें, पूरी ताकत से बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। इस पहली लाइन को पढ़ते ही पता चल गया कि टावर छोटा है और बिल्डिंग ऊंची है। टावर का ये, जैसे मेरे दोस्तों समझो, ये समझो मेरे दोस्तों, टावर है, टावर, ये समझिएगा टावर है, टावर, टावर। अब टावर का ये हो गया टॉप, ये टावर का टॉप है, तो इस टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल का मतलब हो गया कि टावर के आपको मुंह उठा के ऊपर देखना पड़ रहा है बिल्डिंग को, बिल्डिंग ऊंची है, तो ये है मेरे दोस्तों बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। ये सवाल को पढ़ते पढ़ते पता लग जाना चाहिए। तो बोला ये गया कि टावर के टॉप से, टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है, तो टावर के टॉप से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप को, तो जो एलिवेशन एंगल बनता है, जो एलिवेशन एंगल बनता है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, कल होगा। हाँ ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, यानी कि टावर छोटा है, बिल्डिंग बड़ी है, तभी तो एलिवेशन एंगल बनेगा। और टावर के, सॉरी, बिल्डिंग के फुट का डिप्रेशन एंगल थीटा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग इज थीटा, सच दैट tan थीटा इज 3/4। टावर के टॉप से टावर का टॉप हो गया, इस टावर के टॉप से हो गया बिल्डिंग का फुट, ये बिल्डिंग का फुट हो गया। टावर के टॉप से जब हम बिल्डिंग के फुट को देखते हैं, बिल्डिंग के फुट को, तो डिप्रेशन एंगल ये थीटा बनता है, डिप्रेशन एंगल थीटा है कि नहीं। जैसे ये टावर है, टावर का टॉप, ये बिल्डिंग का फुट है, तो टावर के टॉप से जब हम बिल्डिंग को ऐसे देखेंगे तो ये डिप्रेशन एंगल बनेगा थीटा। यहां पे आंख रखोगे अपनी, ये थीटा है, तो बेटा ये वाला कोण भी थीटा ही होता है। अगर ये कोण थीटा है डिप्रेशन एंगल, तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। बात आई समझ में? तो हमने टावर के टॉप से जब बिल्डिंग के फुट को देखा, ये बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का फुट है, तो ये डिप्रेशन एंगल थीटा बना है। और tan थीटा कितना है? tan थीटा का मान 3/4 है। तो आपसे पूछा है टावर की हाइट क्या है, आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है और एप्रोक्स में बताना टावर की हाइट क्या है। बिल्डिंग की हाइट 273 मीटर है, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट 273 मीटर है, तो आपसे पूछा है टावर की हाइट क्या है। करो जल्दी से बताएं। सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला tan थीटा 3/4, से शुरुआत करते हैं। tan थीटा 3/4, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। इस वाले एंगल थीटा के लिए सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan थीटा 3/4 है, यानी कि इस परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो 3/4 है। अगर ये लेंथ 3 यूनिट है तो 4 यूनिट है, ये लेंथ अगर 3 यूनिट है 4 यूनिट है। देखो मैं हमेशा कोई एग्जैक्ट वैल्यू है तो ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। अगर सर्कल में बंद है तो आप ये समझिए कि वो रेशियो में लिखा हुआ है। ये लेंथ 3 यूनिट है तो ये लेंथ 4 यूनिट है, tan थीटा बराबर 3/4, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 3 4 है। मैंने किसी नंबर के ऊपर सर्कल बनाया, यानी कि वो रेशियो, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बेटा अगर ये 4 यूनिट है तो ये वाली लेंथ भी 4 यूनिट होगी, ये 90 डिग्री है। और आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं 30 डिग्री होगा, 30 60 90, 30 डिग्री के सामने 4 है, 30 डिग्री के सामने 4 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना आएगा? 60 डिग्री के सामने 4√3 आएगा, 60 डिग्री के सामने 4√3 आएगा। आप बताओ ये बिल्डिंग, ये टावर है, टावर की हाइट 3 है, टावर की हाइट 3 है, तो इसके सामने ये भी 3 आएगा, इसके सामने भी 3 आएगा। टावर की हाइट 3 है तो इसके सामने ये भी 3 आएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ कि इस बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी बन गई? यहां से यहां तक ये बिल्डिंग की पूरी हाइट ये हो गई 4√3 जमा 3, तो बिल्डिंग की पूरी हाइट बन गई बेटा 4√3 + 3, किसके बराबर है? 273 मीटर के बराबर, 273 मीटर के बराबर। 4√3 ये और 3 ये, 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा बटे 3। 4√3 + 3, 1 यूनिट का मान ही आ गया। आपसे पूछे टावर की हाइट, टावर की हाइट कितना है? 3 यूनिट। टावर की हाइट है 3 यूनिट, 3 यूनिट के लिए निकालने तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा, ये टावर की हाइट आ गई। बोलो अब हमने क्या सिखाया? रेशनलाइजेशन। नीचे अगर प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 4√3 - 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4√3 - 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3 - 3। आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या आएगा। नीचे बन गया a + b a - b, a + b a - b, a² - b², a² - b², a + b - b, a²- b²। 4√3 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 × 48 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 48 - 9 39, a + b a - b, a² - b²। 4√3 का स्क्वायर 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो नीचे 39 आ गया बेटा। नीचे क्या आएगा? 39 आ गया, 39। अब कट रहा है तो काटो, नहीं है तो छोड़ दो। 39 से कितनी बार कटेगा?
7 बार। 39 से 273 7 बार चला जाएगा, 7 बार। ठीक है बेटा, तो 7 की 3 में गुणा करेंगे 21, 21 इंटू 7, 4 रूट 3 माइनस 3, ये वैल्यू क्या है 4 रूट 3 माइनस 3, 4 रूट 3 माइनस 3। आपको मैंने सिखाया है कि रूट 3 होता है 1.73, रूट 3 होता है 1.73 माइनस 3। बताओ इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 तिया 12 का 2, यहां से 17 चौका 68 69, 6.92 माइनस 3 करूंगा 3.92 आ जाएगा। मैं रूट 3 की जगह 1.73 रख देंगे, 1.73 की 4 में गुणा 6.92 माइनस 3.92। अब 21 की जब मैं इसमें 3.92 में गुणा करूंगा तो गुणा करके क्या आएगा, अगर ये 3.92 4 से छोटा है, अगर 21 की 4 में भी गुणा करूं तो 84 आता है, तो 84 से हल्का सा कम आएगा। 84 से हल्का सा कम ये ऑप्शन है, ये वाला तो नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर आएगा, बताओ कौन सा है। तो मुझे 21 की 3.92 में गुणा करनी है। 3.92 क्या होता है, 3.92 होता है 4 माइनस 0.08, है ना। 21 चौक 84 में से 1.66 घटाना, 21 8 168, यानी कि 84 में से 1.66 घटाऊंगा तो 80 तो नहीं आएगा, आंसर 82 समथिंग आएगा। ये आंसर है 82 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, गजब का सवाल है, कैलकुलेशन भी इसमें ज्यादा है ना। एक ही क्वेश्चन मैंने इस टाइप का करवाया, बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझे? ओके चलिए। और 10th में जो हम पढ़ते हैं ना, केवल ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं होता था 10th में। 10th में तो रूट में आंसर निकाल के दिया जाता था। 10th में यहां यही फर्क है कि यहां आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है आगे। ओके चलो बच्चों, आज इतना ही है, आगे के सवाल करिएगा, बाकी इसके आगे कल करेंगे। बाय। बिल्कुल नहीं मोहित गुप्ता, यहां यूनिट डिजिट या डिजिटल से मल्टीपल वगैरह ना लगाएं, क्योंकि इस सवाल के जो आंसर होते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है जी, ओके।